एक लड़की बला से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे हर ओर होते थे। उसके खूबसूरती को लेके उसके कई सारे दीवाने हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ी जो कमी उस लड़की के अंदर थी वो ये थी कि उसको अपने खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा घमंड था। वो अपने खूबसूरती के आगे किसी को कुछ भी नहीं लगाती, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी कुछ नहीं समझती। धीरे धीरे जब वो लड़की बड़ी हुई, जवान हुई, उस लड़की के साथ लव अफेयर की खबरें भी उसके घर वालों को सुनने को मिलने लगी। उन खबरों को सुन के उसके घर वाले परेशान हो गए और उनके घर वालों को लगने लगा कि कहीं ये बेटी हमारी नाक न कटवा दे। इस वजह से उस लड़की के लिए, अपने बेटी के लिए उन लोगों ने रिश्ता खोजना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जितने भी लड़के वाले लोग आए, जितने भी लड़के का रिश्ता आया, उसमें से किसी भी लड़के को उस लड़की ने एक्सेप्ट नहीं किया। सारे लड़के को देखने के बाद रिजेक्ट कर दी। किसी के बारे में कहती कि उसका पेट निकला हुआ है, किसी का हाइट कम है, कोई काला है तो कोई मोटा है, तमाम तरह के नए नए बात बता के उस लड़के को रिजेक्ट करने का वो काम करती। उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। जब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए तो उसके घर वाले ये कहने लगे, अगर तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो तुम बता दो, फिर हम लोग तुम्हारी शादी उस लड़के से करा देंगे। जैसे ही ये बात वो लड़की सुनती है वो और खुश हो जाती है और उसके मानो पैर जो थे वो हवा में उड़ने लगे। अपनी सहेलियों के साथ वो इस बात की चर्चा करने लगी कि अब तो हमें घर से आज़ादी मिल गई है, अब तो हम लव मैरिज ही करेंगे। इसके बाद वो लड़की लव मैरिज करती है और लव मैरिज करने के बाद उस लड़की के साथ जो हुआ वो जान के आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई भी माँ बाप जब अपने बच्चों के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढता है, वो चाहता है कि उसके बेटे की, उसकी बेटी की एक अच्छे जगह पे शादी हो जाए। उसके अगेंस्ट जाके अगर बच्चे अपने मर्जी से शादी करते हैं तो उसका क्या खामियाजा देखने को मिलता है, इस बात का जीता जागता उदाहरण इस घटना में आपको देखने को मिलेगा। मैं चाहता हूं कि इस पूरे इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी घटना को आप लोग पूरा देखिए। यकीन मानिए जब इस पूरी घटना को आप सुनेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जो भी कुछ हुआ उस लड़की के साथ बहुत ही गलत हुआ। और उस चीज़ को अगर आप जानेंगे ना तो आपकी जो अंतरात्मा है वो कांप उठेगी और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा भी होता है। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर की है। जौनपुर में एक लड़की जिसका नाम संजना था, वो अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो अपने माता पिता की एक लौती बेटी थी। चूँकि वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होते गई और उसकी खूबसूरती के सब लोग दीवाने हो गए, क्योंकि उसके चेहरे पे एक अलग ही प्रकार का लाइट था। मानो वो पूर्ण रूप से साक्षात ऐसा प्रतीत होता उससे किसी सांचे में ढाल के बनाई हुई एक लड़की नहीं बल्कि एक मूर्ति थी। उसको देखने के बाद साफ साफ यही फील होता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, बड़ी होने के साथ साथ उस लड़की के अंदर एटीट्यूड आना स्टार्ट हो गया, उसके अंदर घमंड आना स्टार्ट हो गया। और घमंड भी इतना कि उस अपने घमंड के आगे वो किसी को लगाती ही नहीं थी, किसी को कुछ भी नहीं समझती, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी कुछ भी नहीं समझती। और उसके खूबसूरती का राज ये था कि उसकी जो माँ थी वो शिमला की रहने वाली थी। हिमाचल प्रदेश की जो लड़कियां होती है, जो पहाड़ी क्षेत्र की लड़कियां होती है, वो ऐसे ही खूबसूरत होती है। लेकिन उसकी जो माँ थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और उसके जो पापा थे, चूँकि वो वहाँ पे फौज की नौकरी करते थे और उसी दौरान उन दोनों में लव मैरिज हुआ। और लव मैरिज होने के बाद जब वो फौज से रिटायर हो गए तो रिटायर होने के बाद वो अपने पैतृक गाँव जौनपुर में ही शिफ्ट हो गए अपनी बीवी और बच्चों के साथ। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, तो इस वजह से उसका जो मन था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। प्रारंभिक जो उसकी पढ़ाई हुई थी वो हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई थी और वहीं से वो +2 की पढ़ाई करके वापस आई। लेकिन जैसे ही उसने ग्रेजुएशन में दाखिला लिया, उसकी खूबसूरती के सब लोग दीवाने हो गए। साथ अफेयर की चर्चाएं भी होने लगी, तमाम तरह की बात भी सुनने को मिलने लगी। वो देख के गाँव के लोग ये बार बार कहते कि आपके लड़की के अंदर एटीट्यूड है, घमंड है। और था भी घमंड, क्योंकि वो अपने खूबसूरती के आगे किसी को लगाती ही नहीं थी। उस लड़की के साथ लव अफेयर की खबरें भी उसके घर वालों को सुनने को मिलने लगी। उन खबरों को सुन के उसके घर वाले परेशान हो गए और उनके घर वालों को लगने लगा कि कहीं ये बेटी हमारी नाक न कटवा दे। इस वजह से उस लड़की के लिए, अपने बेटी के लिए उन लोगों ने रिश्ता खोजना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जितने भी लड़के वाले लोग आए, जितने भी लड़के का रिश्ता आया, उसमें से किसी भी लड़के को उस लड़की ने एक्सेप्ट नहीं किया। सारे लड़के को देखने के बाद रिजेक्ट कर दी। किसी के बारे में कहती कि उसका पेट निकला हुआ है, किसी का हाइट कम है, कोई काला है तो कोई मोटा है, तमाम तरह के नए नए बात बता के उस लड़के को रिजेक्ट करने का वो काम करती। एक दिन की बात है, एक बहुत ही अच्छा लड़का जो कि पेशे से टीचर था, नई नई उसकी नौकरी लगी हुई थी। वो देखने में स्मार्ट भी था, सुंदर भी था। क्योंकि वो सरकारी नौकरी में था तो उसको देखते ही शायद उनके घर वालों को लगा
कि हमारी बेटी इस लड़के को स्वीकार कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। जब लड़का और लड़की को मिलवाया गया तो पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर दोनों पास रहे, इसके बाद लड़की अपने घर चली आई और लड़का अपने घर चला गया। और वहाँ पे जाके लड़की अपने माँ बाप से साफ साफ कहती है कि मुझे उस लड़के से शादी नहीं करना था, क्योंकि इस लड़के का पेट निकला हुआ है, इसका फिटनेस ख़राब है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी अगर शादी करूँ तो एक फिट लड़के से करूँ। मैं बिल्कुल एकदम रॉयल लुकिंग लड़के से शादी करना चाहती हूँ। उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। जब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए तो उसके घर वाले ये कहने लगे, अगर तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो तुम बता दो, हम लोग तुम्हारी शादी उस लड़के से करा देंगे। जैसे ही ये बात वो लड़की सुनती है वो और खुश हो जाती है, अपने सहेलियों के बीच में और ज़्यादा इथड़ाने लगी, हवा में उड़ने लगी और साफ साफ कहने लगी कि मैं तो अब शादी लव मैरिज ही करूँगी, क्योंकि अब हमारे घर वाले भी हमें पूरी छूट दे दिए हैं और उनका साफ साफ कहना है कि तू अपने मर्जी के लड़के से शादी कर सकती है। तो मुझे मेरे मर्जी का जब लड़का मिल जाएगा तो मैं लव मैरिज ही करूँगी। और अपना एटीट्यूड अपने सहेलियों को दिखाने लगी। कुछ दिन के बाद एक लड़की का शादी था उनके ही रिश्तेदार में। उस शादी में संजना को जाना होता है, जहाँ पे वो 8 दिन रुकती है। और जब वो 8 दिन रुकती है, सारे संबंधी उस शादी में पहुंचे हुए थे, सभी रिश्तेदार वहाँ पे आए हुए थे, सब लोग बड़े छोटे सब लोग पहुंचे हुए थे। उसी शादी में एक लड़का जिसका नाम प्रिंस था वो भी आया हुआ था। वो प्रिंस बिल्कुल संजना जैसी चाहती थी वैसा ही दिखने में था, बिल्कुल स्टाइलिश था। उसके बाल बड़े बड़े थे, उसने अपना कान छेदवा रखा था, गले पे टैटू बनवा रखे थे। वो हमेशा अंग्रेजी गाने सुनते रहता, लंबी लंबी बातें करता, इधर उधर की बातें करता। लेकिन अगर यूँ कहें तो उसके जो चाल ढाल, उसका जो स्टाइल था, उसके बॉडी का जो लैंग्वेज था, उसको साफ साफ देख के ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह बिल्कुल एक छपरी टाइप लड़का था, एक बिल्कुल टपोरी टाइप लड़का था। और शायद ऐसे ही लड़के संजना को पसंद थे। वो सिगरेट भी फूका करता था, जिसको देखने के बाद जितनी भी लड़कियां वहाँ पे ग्रामीण परिवेश की लड़कियां पहुँची थी, सबको लग रहा था कि ये बिल्कुल एक अलग ही स्टाइलिश लड़का है। क्योंकि ग्रामीण परिवेश की जो लड़कियां होती है एक सहज दिल की होती है, उनको क्या पता कि शहर के जो लड़के होते हैं वो दिखाने के कुछ अलग होते हैं, सच्चाई कुछ और होती है। संजना भी उसको देख के बिल्कुल एकदम से उस लड़के पे फिदा हो जाती है। पहले तो नैन मटक्का होता है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। शादी के सब लोग जब इधर उधर होते हैं उस समय प्रिंस और संजना एक जगह पास होकर कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से कुछ कहने और सुनने की कोशिश करते हैं। पहले तो दोस्ती होती है और यही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। और इसके बाद वहाँ पे संजना अपने प्यार का इजहार भी करती है और साफ साफ उस लड़के प्रिंस से कहती है कि अभी तक मैंने जितने भी लड़के देखे, सब के सब जो भी लड़के मेरे लाइफ में मैंने जहाँ भी देखा, मेरे घर वाले जहाँ भी हमारी शादी के लिए बात किए, सब लड़का मेरे हिसाब से फेलवर था। मैंने सारे लड़के को रिजेक्ट कर दिया। एक से एक अच्छे घरों से रिश्ता आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे ही शादी करूँगी, क्योंकि पहली नज़र में ही तुम मुझे भा गए हो। मुझे जो चाहिए वो हर खूबी तुम्हारे अंदर दिख रही है। आप सोच सकते हैं कि संजना को क्या चाहिए था। ठीक वैसा ही जो कि प्रिंस का हरकत था, बड़े बड़े बाल, दोनों कान में उसने छेद कर रखा था, साथ ही गले पे टैटू, उसके पीठ पे टैटू, यहाँ तक कि उसके हाथ पे भी बड़े बड़े टैटू थे। इस बात को देख के साफ साफ संजना को लग रहा था कि ये बाहर रहने वाला लड़का एक स्टाइलिश लड़का है। उसने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? तब वो प्रिंस बोलता है कि मैं मुंबई में रहता हूँ। तो फिर संजना बोलते हैं कि जब तुम मुंबई में रहते हो तो वहाँ पे तो हीरो हीरोइन रहते हैं। तब इस बात पे प्रिंस कहता है कि हाँ बिल्कुल रहते हैं, मुंबई है ही सपनों की नगरी। अगर तुम्हारे अंदर भी कोई सपना है तो उस सपने को लेकर अगर तुम मुंबई जाओगी तो तुम्हारा सपना साकार हो जाएगा। तब संजना कहती है हाँ ऐसा है, मैं भी हीरोइन बनना चाहती हूँ, मैं भी किसी बड़े हीरो के साथ काम करना चाहती हूँ कि मुझे दुनिया मेरे नाम से जाने, मुझे मेरे खूबसूरती से लोग पहचाने। क्योंकि उसको अपनी खूबसूरती पे बहुत शुरू से ही घमंड था और इसी बात को लेके उसको किसी ने बताया था कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम किसी भी फिल्म में काम कर सकती हो। शायद वही बात उसके दिमाग में उसी समय से बैठ गया था। तो उसने उस लड़के से कहा कि मेरा जो ख्वाब है, मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो स्वप्न है, मैं चाहती हूँ कि मैं एक बड़ी हीरोइन बन जाऊँ। क्या तुम इस ख्वाब में, इस ड्रीम में मेरा साथ दोगे? तब वो लड़का कहता ये कौन सी बड़ी बात है, जो भी हीरो हीरोइन है सब मेरे आसपास ही रहते हैं। मैं कोई भी ऐसा एक दिन नहीं होता है जो एक दिन भी मैं किसी भी हीरो हीरोइन से नहीं मिलता हूँगा। बहुत हीरो हीरोइन मेरे पास आते हैं और जाते हैं, और फिल्म शूटिंग तो मेरे अगल बगल रोज़ होता है। मैं हर फिल्म शूटिंग में जाता हूँ। सारा अरेंजमेंट जो होता है ना, इवेंट मैनेजमेंट का जो काम होता है वो सब मेरे ही देख रेख में तो होता है। हीरोइन बनना कौन सी बड़ी बात है, सब मेकअप का खेल होता है। और तुम तो बिना मेकअप के ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो कि तुमको तो लोग देखते ही कायल हो जाएंगे और पहली ही बार में तुम्हारा फिल्म हिट नहीं बल्कि सुपर हिट हो जाएगा। जब प्रिंस ने ये बात संजना को बोला तो संजना मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और अपने आप को फ्यूचर की हीरोइन देखने लगी।
उसको लगने लगा कि आने वाले समय में लोग मुझे देखेंगे क्योंकि मैं तो हीरोइन हूँ ही। जब प्रिंस के बाद में वो पूरी तरह से पड़ गई, इसके बाद फिर वापस जब वो अपने घर आई तो घर पे आने के बाद अपने माँ बाप से कहती है कि मैं जिस शादी में गई थी वहाँ पे एक लड़का मुझे दिखा था जिसका नाम प्रिंस था, वो दिखने में बहुत ही स्टाइलिश है, मुंबई में रहता है और मैं अब शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, तो मैंने अपना रिश्ता खुद ही ढूंढ लिया है और मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी उसी लड़के से हो जाए। जब उसके घर वाले फ़ोन पे इस बात की जानकारी प्राप्त करते हैं तो वहाँ से इस बात का पता चलता है कि हाँ, वही राजकुमार जी का जो बेटा है उसी का नाम तो प्रिंस है। जो भी वहाँ पे लोग थे उन्होंने बताया कि मैं तो मना करूँगा, मैं तो नहीं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी का वहाँ पे शादी करिए, क्योंकि जो प्रिंस जो लड़का है वो एक टपोरी टाइप का लड़का है, एक छपरी टाइप लड़का है। वो कुछ करता वर्ता नहीं है, बस ऐसे ही हवाबाजी करते रहता है, हवा पानी मारता है, सिगरेट फूंकता है, बस इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है उसके अंदर। वो अपने माँ बाप के टुकड़ों पे ही पलता है और मुंबई में वहीं पे रहता है। जब उसके घर वाले संजना को मना करते हैं कि बेटी हमने जानकारी प्राप्त किया है, वो लड़का ठीक नहीं है, वो शादी करने लायक नहीं है, वो इस बात के लिए मना करते हैं, लेकिन संजना अपने बात पे अडिग थी और उसका साफ कहना था कि मैं अगर शादी करूँगी तो वही करूँगी, अगर मेरी शादी आप लोग वहाँ नहीं करेंगे तो मैं अपना जान दे दूँगी। क्योंकि बात बेटी के जान का था, वो इकलौती थी। अब जब पूरी तरीके से घर वाले विवश हो गए, मजबूर हो गए, तो उन लोगों ने अपने बेटी की शादी उसी घर में उसी लड़के के साथ करा दी। अंततः 2021 के दिसंबर में उसकी शादी संपन्न हो जाती है और जब शादी होती है संजना अपने प्रिंस के साथ, अपने हस्बैंड के साथ मुंबई वहाँ से चली जाती है। और जब मुंबई जाती है प्रिंस ने संजना को हर जगह घुमाया, कई सारे प्लेस पे ले गया, वहाँ का नज़ारा दिखाया। इन सब नज़ारों को देख के कहीं ना कहीं संजना खुश थी। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीता तो वो संजना कहने लगी, प्रिंस तुमने तो कमिटमेंट किया था कि तुम मुझे फिल्म में काम दिलवाओगे, तुम मुझे चलो मिलवाओ, जिस भी हीरो के साथ काम करना है कम से कम हमारी मीटिंग तो करवा दो। इस बात पे वो टार बटार करते रहता। जब काफ़ी बार संजना ये बोली, हर बार वो ये बोल के टाल देता कि वहाँ जो फिल्म का जो शूटिंग हो रहा है वहाँ पे किसी लड़की को किसी ने छेड़ दिया, इसके बाद शूटिंग बंद हो गया। फिर दोबारा किसी बात पे वो कहता कि वहाँ पे अचानक कैंसिल हो गया, अचानक से प्रोड्यूसर नहीं आया, तमाम तरह के कुछ अलग अलग बहाने बना के वो साफ साफ इस बात को टाल देता। जब काफ़ी दिन बीत गए तब संजना को लगने लगा कि शायद हमारे जो माँ बाप थे वो सही बोल रहे थे कि ये लड़का छपरी और टपोरी टाइप लड़का है, कहीं इसका कोई कांटेक्ट नहीं है, कहीं इसकी कोई जान पहचान नहीं है, कहीं इसका कुछ भी नहीं है, सब इसका हवाबाजी है। काश मैं अपने माँ बाप का बात मान ली होती तो कहीं ना कहीं ये सच ही था, जो भी माँ बाप मुझे कह रहे थे ये बिल्कुल सही कह रहे थे। और ठीक वैसा उसके नज़रों के सामने दिख भी रहा था। कुछ महीने बीतने के बाद अब प्रिंस अपना रंग दिखाने लगा। वो लेट नाइट तक शराब पी के आता, दिन भर वो सिगरेट फूंकते रहता, अपने जो अय्यास उसके दोस्त थे, जो भी बेवड़े दोस्त थे, उन दोस्तों के साथ दिन भर इधर उधर घूमते रहता। और सिर्फ और सिर्फ उसके जो पापा एक प्राइवेट नौकरी करते थे, उसी नौकरी से उसका और उसके माँ का पेट चलता था। बस वो किसी तरह मुंबई में रह के अपना पेट पालता था, बस इतना ही जान लीजिए। वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीता, नशे करता और लेट नाइट तक पार्टी करके अपने दोस्तों के साथ वापस आता। और जब आता था तो पूरी तरीके से वो फूल रहता, पूरी तरीके से नशे में धूत रहता। और इसके बाद वो बेडरूम में जाके संजना के साथ मारपीट भी करता। उसके इस रेगुलर की हरकत संजना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। तो वो एक दिन मजबूर होकर अपने माँ बाप के पास फ़ोन करती है और कहती है कि माँ पापा हमारे साथ ऐसे ऐसे यहाँ पे सलूक हो रहा है। इस बात पे उसकी जो माँ है वो समझाने लगती है और कहती है कि तुमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है बेटी, हमने तुम्हें पहले ही मना किया था कि वो जो प्रिंस है वो बिल्कुल भी ठीक लड़का नहीं है, बिल्कुल वो बेवड़ा किस्म का लड़का है। उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से ही पता कर रखा था, लेकिन तुम्हारे अंदर पता नहीं हीरोइन बनने का कौन सा भूत सवार था। उस भूत को तुम उतारने के लिए प्रिंस से शादी करके मुंबई चली गई। संजना को अब अपने किए पे पछतावा हो रहा था और ये बार बार इस बात को रियलाइज़ करती कि काश हमने अपने माँ पापा का बात पहले मान लिया होता और उनकी बात को मान के वो लोग जहाँ शादी करा रहे थे अगर हम वही शादी कर लिए होते तो शायद आज इस दौर से मुझे नहीं गुजरना पड़ता जिस दौर से अभी मुझे गुजरना पड़ रहा है। क्योंकि दिन प्रतिदिन प्रिंस की जो आदत थी वो उसमें सुधार होने के बजाय बिगड़ते ही चली जा रही थी। शराब पीना, नशे करना, जुआ खेलना रोज़ के उसकी आदत बन चुकी थी और उसके घर वाले भी उसकी इस आदत से परेशान थे। इस बीच प्रिंस ने काफ़ी ज़्यादा कर्ज ले रखे थे, क्योंकि उसका काम था रोज़ का शराब पीना, जुआ खेलना, नशा करना, सिगरेट फूंकना, तमाम तरह के जो भी नशे थे उस नशा का आदी पूरी तरीके से ये हो चुका था। और उसको पूरा करने के लिए औरों से उधार ले लिए, पैसे कर्ज ले लिए।
तो जो भी लोग थे वो बार बार इसको फ़ोन करते, बार बार इसको कहते कि मेरे पैसे वापस कर दो, क्योंकि उन लोगों को भी पता चल गया था कि इसके साथ एक लड़की आई है जिसको कि शादी करके ये अपने घर लेके आया है, और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अब वो लोग ये सोचने लगे कि अगर ये पैसा ऐसे नहीं देगा तो हमें कुछ दूसरा ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। एक दिन प्रिंस को वो बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे पैसे वापस कर दो, अगर पैसे वापस नहीं करोगे तो एक रात के लिए तुम अपने पत्नी को मेरे पास भेज दो। तब प्रिंस भी सोचने लगा, चूँकि था तो वो बेवड़ा, उसको इज्जत और प्रतिष्ठा की कहाँ परवाह थी, और अगर उसको इज्जत और प्रतिष्ठा को लेके इतना ही ज़्यादा अगर उसकी समझ होती तो शायद वो ये काम कर ही नहीं रहा होता। तो वो थोड़ी देर, कुछ देर तक वो बात सोचता है और इसके बाद कहता है कि ठीक है, और मैं अरेंजमेंट करता हूँ, पूरा प्लान सेट करता हूँ। उसने पूरा प्लान सेट किया और इसके बाद वो उस दिन बहुत ही ज़्यादा प्यार से संजना से बात कर रहा था और संजना को कहता है कि संजना, तब वो संजना बोलती है हाँ बोलो, आज बहुत ही प्यार से बात कर रहे हो, क्या बात है। तब प्रिंस कहता है क्योंकि तुम रोज़ रोज़ बोलती थी ना, अभी तक बोलते आई थी कि तुमको हमने फिल्म में काम नहीं दिलवाया, किसी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से अभी तक मिलवाया नहीं। तो कल एक प्रोड्यूसर से एक मीटिंग है जो अपने फिल्म को लेके तुम्हें कास्ट करना चाहते हैं। मैंने तुम्हारा पिक भी उनको दिखाया है, वो तुम्हें शायद सेलेक्ट कर ली हैं। थोड़ा बहुत एक्टिंग जाके वहाँ पे करना है, थोड़ा सा इंटरव्यू तुम्हारा होगा। इसके बाद तुम्हारे इस एक्टिंग को अगर वो पसंद कर लिए तो तुम उनके आने वाले फिल्म में उनके फिल्म की मुख्य हीरोइन हो जाओगी। ये सुनते ही संजना मानो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सोचने लगती है कि अब मेरा सपना बहुत जल्द साकार हो जाएगा, क्योंकि जो उसका सपना था ना, वो सिर्फ और सिर्फ हीरोइन बनने की ख्वाब वो देख रही थी, क्योंकि और अब उसका ख्वाब मानो हकीकत में बदलता हुआ दिख रहा था, क्योंकि प्रिंस ने साफ साफ कह दिया था कि अब कल तुम्हारा शूटिंग होने वाला, उस शूटिंग में तुमको चलना है। अब जो संजना थी सुबह सुबह जल्दी उठती है और तैयार होने लगती है। जब वो तैयार हो रही थी तो उसकी माँ उसके पास आती है और इसके बाद सबसे पहले अपने बेटे को कहती है, कहाँ लेके तुम इसको जा रहे हो, कहाँ तुम्हारा जान पहचान है, किसके पास तुम इसको लेके जा रहे हो। जब प्रिंस उसके अपनी माँ के बात का कोई रिप्लाई नहीं करता है, तब उसकी जो माँ होती है, जो संजना की सास होती है, वो संजना के पास जाती है और कहती है कि बहू तुम कहाँ जा रही हो। तब संजना कहती है कि मम्मी मैं एक फिल्म का शूट चल रहा है, वहाँ पे एक प्रोड्यूसर आ रहे हैं, डायरेक्टर भी आ रहे हैं, उनकी पूरी टीम आ रही है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, थोड़ा सा मैं एक्टिंग करूँगी, मेरे एक्ट को अगर वो लोग पसंद कर लिए तो आने वाले समय में बड़े पर्दे पे मैं नज़र आऊँगी और जो भी उनका फिल्म आने वाला है उस फिल्म की हीरोइन मैं हो जाऊँगी। तब उसकी माँ संजना की जो सास थी वो मुस्कुराती है और कहती है कि कहाँ तुम इसके चक्कर में पड़ गई हो, ये तुमको ले जाके कहीं बेच देगा और तुम आसानी से बिक जाओगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें भनक भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसके रग रग से मैं वाकिफ़ हूँ, इसको मैं जानती हूँ, क्योंकि तुम इसकी पत्नी हो ना, लेकिन मैं इसकी माँ हूँ, तो मुझे ज़रूर पता है कि मेरा बेटा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। लाख मना करने के बाद भी संजना नहीं मानती है और प्रिंस के साथ जाने के लिए बाहर निकल जाती है। पूरा प्लान प्रिंस का पहले से सेट था। एक बड़े फार्म हाउस में उसको संजना को लेके वो जाता है और लेके जाने के बाद उसके पर्स वगैरह को अपने पास रख लेता है और ये बाहर ही बैठ जाता है और इसके बाद बोलता है कि तुम ऊपर सेकंड फ्लोर पर चले जाओ, तुम्हें इंटरव्यू देना है, जो भी वहाँ पे होगा वो करके इसके बाद तुमको वापस आ जाना है। क्योंकि बात फिल्म की थी तो संजना वहाँ पे गई और जाने के बाद जब वो अंदर गई तो वहाँ पे एक बेड पे इसको बैठाया गया और वहाँ पे कैमरे लगे हुए थे और इसके बाद इसको बोला गया कि अब तुम्हें कुछ एक्ट करना है और इसके बाद उस संजना को वहाँ पे उस बेड पे सुलाया जाता है और बोला जाता है कि एक कास्ट है, इसको करना है, अगर तुम इस चीज़ में सेलेक्ट हो गई तो तुम इस फिल्म की हीरोइन, जो फिल्म आ रहा है उस फिल्म की हीरोइन हो जाओगी। तो वो फिल्म का जो कास्ट था, वो कास्ट क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था, वो वहाँ पे चलने लगा। और फिल्म में एक्ट के नाम पे जब वो लोग जो वहाँ पे दो लड़के थे वो जब इस संजना के साथ अश्लील हरकत करने लगे, जब स्टार्टिंग में तो थोड़ा ठीक था, संजना को लग रहा था कि शायद ये फिल्म का एक भाग होगा, तो चलो ऑडिशन मैं देने आई हूँ तो मैं दे देती हूँ। लेकिन जब वो लोग कुछ ज़्यादा आगे बढ़ने लगे तब वो रोकती है, बोलती है रुको, अब शूट बंद करो, मैं ये काम नहीं कर सकती, तुम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हो। वो लोग जो दोनों लड़के थे वो नाराज़ हो गए और कहते हैं कि कहाँ तुम ऐसे कर रही हो, ये फिल्म का एक भाग है, ऐसे ही तुम्हें आगे भी करना पड़ेगा। अगर तुम किसी बड़े हीरो के साथ ऐसे करोगी और तुम अगर बीच में छोड़ के निकल गई तो नाराज़ हो जाएंगे, तुम्हें अपने फिल्म में बिल्कुल भी काम नहीं देंगे। ऐसा नहीं है, तुमको अगर काम करना है तो ऐसे ही काम करना पड़ेगा और ऐसे ही प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब आगे तुम बढ़ के जाओगी। तो बोलती नहीं काम करना है मुझे, काम मुझे बिल्कुल काम नहीं करना है, मेरा प्रिंस कहाँ है उसको जल्दी बुला दो, मैं वापस जाऊँगी, मुझे कुछ भी काम नहीं करना। क्योंकि उन दोनों के हरकत को संजना बिल्कुल भली भांति समझ चुकी थी।
कि यहाँ फिल्म में काम देने के नाम पे क्या किया जा रहा है। जब वो मना कर देती है तब वहाँ पे जो दोनों लड़के थे वो पहले से वो सब अश्लील हरकत कर रहे थे। जब वो समझ गए कि अब ये मानने वाली नहीं है तब वो साफ साफ बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जो पति है, जो प्रिंस है, ये हमसे 2 लाख रुपए कर्ज लिया था और कर्ज लेने के 6 महीने बीत जाने के बाद भी वो मेरा कर्ज नहीं लौटा रहा था। जब मैंने उसको ये बात बोला, जब मैंने अपने पैसे की मांग की, तब उसने खुद ये ऑफ़र दिया कि इस पैसे के बदले में तुम हमारे पत्नी के साथ टाइम एक्सपेंड कर लो। तो इसलिए प्रिंस ने खुद तुम्हें अपने मर्जी से मेरे पास भेजा है। तुम्हारे साथ अगर संबंध हम बनाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्देश्य यही है कि मैं अपने पैसे को वहाँ से निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लग गया है कि मेरा पैसा मिलने वाला नहीं है। संजना जैसे ही ये बात सुनी, उसके मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो अब वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी। जब वो लोग अब ज़बरदस्ती करने लगते हैं संजना के साथ कुछ कर गुजरने की कोशिश करने लगते हैं। क्योंकि जब जो संजना थी वो गांव की लड़की थी, काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त थी, स्ट्रांग थी, और वो जो दोनों लड़के थे बिल्कुल प्रिंस के तरह, बिल्कुल छपरी टपोरी टाइप, सिंगल चेचिस। उनके शरीर में कुछ नहीं था, वो साफ साफ दिख रहा था उनके बॉडी लैंग्वेज से। वहाँ पे किसी तरह उन दोनों से लड़ाई करके धक्का मार के वहाँ से वो बाहर निकल जाती है। और जब बाहर निकलती है तो दौड़ी दौड़ी वहाँ पे रोड पे आती है और रोड पे आने के बाद एक ऑटो को हाथ देती है और उस ऑटो पे बैठ जाती है। ऑटो वाले को बोलती है कि मुझे इस डेस्टिनेशन पे लेके चलो। वहाँ पे जब उस डेस्टिनेशन पे जाती है तब वहाँ पे ऑटो से उतर जाती है और ऑटो वाला के पास हाथ जोड़ के रोने लगती है और कहती, भैया मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ही एक विकट परिस्थिति से निकल के आ रही हूँ। मैं अभी आपको पैसे दे नहीं सकती क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आप अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको कॉल करके मैं आपके पैसे आपके अकाउंट में डाल दूँगी। तो वो ऑटो वाला, जिसका नाम प्रेम कुमार है, बोलता है कोई बात नहीं, तो आप मेरा नंबर ले लीजिए, जैसे ही आप अपने घर पहुंच जाइए या फिर जब आपके पास पैसे हो जाए तो मेरे अकाउंट में आप डाल देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जब वो लड़की अपने घर गई, प्रिंस के माँ बाप से कही कि प्रिंस मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है और मुझे खुद जो कर्ज उसने 2 लाख रुपए ले रखे थे, उस कर्ज के बदले में मुझे खुद वहाँ पे जाके ये सौंप दिया और वो लोग मुझसे उस पैसे के बदले में हमसे संबंध बनाना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ फिल्म शूटिंग के नाम पे। तो उसके माँ बाप बोलते हैं कि मुझे तो पता ही था कि ये लड़का तुम्हें ले जाके कहीं ना कहीं बेच देगा और हम लोग इसके रग रग से वाकिफ हैं। उसकी माँ बोलती है कि बहू मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम वहाँ पे मत जाओ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानी, आने दो उसको। वो रात में लगभग 10 साढ़े 10 बजे आया और जब उसके माँ बाप इस बात के लिए प्रिंस को बोलने लगे कि तुम बहू के साथ ऐसा क्या कर रहे थे और तुमने क्यों किया बहू के साथ ऐसा, तब उल्टा प्रिंस अपने माँ बाप पे ही चढ़ गया और कहने लगा कि इस लड़के का कैरेक्टर खराब है। ये लड़की खुद बोली थी कि मुझे फिल्म में काम करना है और फिल्म में काम करने के लिए वो वहाँ पे गई थी और साफ साफ डायरेक्टर से और प्रोड्यूसर से कह रही थी कि मेरे साथ समय व्यतीत कर लो, मेरे साथ टाइम एक्सपेंड कर लो, लेकिन मुझे काम फिल्म में दिलवा दो। जैसे ही संजना ये बात प्रिंस के मुँह से सुनी, उसका जो पारा था मानो हाई हो गया। वो लात घूसे से बड़ा ही बुरी तरीके से प्रिंस को मारने लगी, क्योंकि प्रिंस शराब के नशे में था और उसके शरीर में भी बहुत कुछ ज़्यादा बचा नहीं था, क्योंकि रोज़ शराब पी के वो अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। और संजना उसको पूरी तरीके से वहाँ पे यूँ कहें कि कूट डाली। सुबह जब हुआ तो वो उस ऑटो वाले को फ़ोन की और जिसका कि नाम प्रेम कुमार था, और उसको वो बोली कि जो आपका पैसा था वो आप अपना पैसा वापस ले लीजिए। और वो वहाँ पे जाके वो पैसा देने लगी तो ऑटो वाला कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है, तुम मुझे खुल के बताओ। क्योंकि प्रेम के उस भाव में अपनापन सा लग रहा था तो संजना भी खुल के वो बात बताने लगी और सारा जो भी अभी तक का जो भी घटना हुआ था वो बोलने लगी। और प्रेम भी बड़े ही सहजता और सरलतापूर्वक उसके इस सारे बात को बड़े ही ध्यान से सुना, क्योंकि प्रेम एक सभ्य घर का लड़का था, एक अच्छा खासा उसका पर्सनैलिटी था, एक अच्छे व्यवहार का था। फिर संजना बोली कि मुझे भी एक काम मुंबई में ही दिलवा दो, क्योंकि मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ। तब उसने कहा कि एक रिसेप्शन में एक रिसेप्शनिस्ट का पोस्ट खाली है, वहाँ पर अगर तुम चाहो तो जॉब कर सकती हो। प्रेम कुमार के कॉन्टैक्ट से संजना का वहाँ पे जॉब फिक्स हुआ और रिसेप्शनिस्ट का जॉब वहाँ पे वो करने लगी। स्टार्टिंग में वो अपने घर से ही जाती, प्रिंस के ही घर से उस रिसेप्शन में जाती, वहाँ पे वो काम करती और वापस आती, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इसी बीच जो प्रिंस के माँ पिता थे उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि बेटी तुम अपना अब देख लो, क्योंकि प्रिंस अब सुधरने वाला है नहीं, के साथ क्या हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। रोज़ पुलिस वाले घर आते हैं, तमाम तरह की बातें इसके बारे में सुना के जाते हैं, परेशान हो चुके हैं, ऊब चुके हैं। क्योंकि हमारा बेटा है इसलिए हम बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ बहू कि तुम इसके चलते अपना भविष्य मत खराब करो। तुमको अगर कोई अच्छा लड़का दिखे तो तुम शादी करके सेटल हो जाओ। उसके जो सास ससुर थे ये साफ साफ संजना से कहते हैं। संजना चूँकि प्रेम में अब इंटरेस्टेड थी, प्रेम से उसको बात करना, प्रेम से अपनी बात को बताना
बड़ा ही अच्छा लगता था और प्रेम भी संजना के साथ बात करके काफ़ी कंफर्ट रहता था। उसे भी संजना से बात करना बिल्कुल ही अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ी। दोस्ती बढ़ने के साथ साथ प्रेम और संजना की दोस्ती कुछ दिन के बाद प्यार में बदल गई, प्यार में परिवर्तित हो गई। समय ऐसे ही बीतता गया और इसके बाद फाइनली एक दिन वो भी आ गया जब पूरी तरीके से संजना सेटल हो गई। तब वो अपने सास ससुर को कहती है कि माँ पापा मुझे माफ़ करो, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, और सीधा उस प्रेम कुमार के साथ शादी करके सेटल हो गई। समय बीत गया, कुछ दिन जब बीत गए, दिन के बाद इस बात संजना जो अपनी माँ थी उसको बता भी दी, क्योंकि मैं प्रेम नाम के एक लड़के से शादी करके यहाँ पे सेटल हो गई हूँ और मैं प्रेम के ही साथ खुश हूँ। प्रिंस को मैंने तलाक दे दिया है। और अंततः संजना को अपने गलती पर रियलाइज हुआ, वहाँ से वो अपने आप को चेंज की, और जब उसने खुद को अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर लिया तब उसको प्रेम जैसा एक होनहार और सभ्य लड़का मिला, जिस लड़के के साथ शादी करके आज वो सेटल है। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है, आपको ये बताना है कि परिवार चाहे कितना भी हायर लेवल का क्यों ना हो, जब बात लड़के और लड़कियों की शादी की आती है तो माँ बाप जहाँ चाहें वहाँ आप शादी कर लें। और अगर आप लव मैरिज के समर्थक हैं, अगर आप लव मैरिज भी करना चाहते हैं तो उस इंसान को भली भांति जान लें, परख लें, सोच लें, समझ लें और इसके बाद ही इस निर्णय पे पहुँचें। और अगर आपको लगे कि नहीं, इस लड़के के साथ या फिर इस लड़की के साथ शादी करना हमारे लिए सेफ़ है, इसको लेके हम आगे का जो सफ़र है ज़िंदगी का उसको लेके हम आगे बढ़ पाएंगे, यहाँ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जब पूरी तरीके से इस बात से आप अवगत हो जाएं तब भी उस लड़के को अपने जीवन में स्थान दें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका एक गलत सिलेक्शन आपके पूरे जीवन में एक आफत का रूप ले ले और आप जो ख्वाब देखा करते थे कि आसमान में उड़ने का, कहीं आपका वही सिलेक्शन, आपका वही एक निर्णय आपको कहीं ज़मीन पे लाके ना छोड़ दे। बाकी इस घटना को लेके आपकी क्या राय है, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ये भी बताएं कि आज के इस आधुनिक समय में जिस तरीके से लव मैरिज का प्रचलन बढ़ा है, जिस तरीके से लड़कियां या फिर लड़के अपने मन मर्जी के लड़के और लड़कियों से शादी करते हैं, क्या 100% ये शादी सक्सेस होता है? और अगर नहीं होता है तो इसका क्या वजह है? और अगर सक्सेस होता भी है तो उसका क्या वजह है? बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ।